अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का जो हमारा साइकोलॉजी पर लेक्चर है वो है हिस्टीरिया के ऊपर। इससे पहले साथियों ने मेरे से बारहा पूछा कि जी आप जो बुक्स कंसल्ट करते हैं उनके बारे में हमें बताइए। तो मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया कि साइकोलॉजी के हवाले से जो हम बुक्स कंसल्ट करते हैं उनमें से मेन किताब है डॉक्टर अमानतुल्लाह खान साहब की। ये साइकेट्रिस्ट हैं और MBBS हैं, MACP मेडिसिन हैं। और मेरे पास जो इनकी बुक का एडिशन है काफ़ी पुराना है। इस बुक का नाम है ज़हनी व नफ्सियाती अमराज। तो हम इसके ऊपर एक अलहदा से पोस्ट भी तैयार कर लेंगे और बेसिक इसका मकसद यही है कि हम अप्लाइड साइकोलॉजी के हवाले से जो एस्पेक्ट्स हैं उनको भी अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके सामने लेकर आएँ और आसान अपना अंदाज में ये लेक्चर हो, जिससे जो डॉक्टर और होम्योपैथ्स नहीं भी हैं उनको भी कुछ बात समझ आ जाए। तो आज का, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है कि आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हिस्टीरिया के ऊपर। तो इसको कहते हैं हिस्टीरिया या कन्वर्जन रिएक्शन। हिस्टीरिया को उर्दू में इख्तनाक़ुर रहम भी कहा जाता है। पिछले ज़मानों में ये बीमारी सिर्फ़ औरतों के मुतालिक ही समझी जाती थी और यूनानी लफ्ज़ में जो यूनानी यानी ग्रीक्स जो इसको कहते थे वो यूट्रस से मुतालिका बीमारी ही समझते थे। और एक तसव्वुर ये भी था कि क्योंकि औरतें असाबी और यानी जिस्मानी लिहाज से बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं, इसलिए इसका अटैक सिर्फ़ उन्हीं के ऊपर आता है। लेकिन जदीद साइंस में इसके बहुत सारे जो मुहर्रिकात और बहुत सारे इसके असबाब जो हैं वो मालूम हो चुके हैं। कुछ तादाद में मर्दों में पाई जाती है, लेकिन इसके लिए हमने एक लेक्चर किया था ख़ीबत के ऊपर यानी कि फ्रस्ट्रेशन के ऊपर। तो आप याद रखिएगा कि फ्रस्ट्रेशन बहुत सारी बीमारियों के साथ साथ इसकी भी एक वजह बन सकता है। अब जो इसको हम कहते हैं कन्वर्जन रिएक्शन, तो इसका मतलब ये है कि तगय्युर पजीरी। तो फ्राइड ये कहता है कि हिस्टीरिया का ताल्लुक़ बराह रास्त इस बेचैनी या तशवीश से है जो लाशऊरी कशमकश में पैदा होती है। और ये लाशऊरी कशमकश कब पैदा होती है? जब जो पेशेंट है वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाए। अब ये जो कन्वर्जन का लफ्ज़ है ये भी बेसिकली फ्राइड जो है ना जदीद ज़माने का माहिर नफ्सियात है। ये समझ लें कि मॉडर्न साइंसेस या एक्सपेरिमेंटल जो साइकोलॉजी है उसका बानी है फ्राइड। तो उन्होंने जो इसकी जो डेफिनेशन बयान की है, उन्होंने कहा है कि तगय्युर पजीरी यानी बराह रास्त इसका जो ताल्लुक़ है बेचैनी या तशवीश से है जो लाशऊरी कशमकश में पैदा होती है। नाज़रीन, इससे पहले हमने जो इस्तिलाहात इस्तेमाल की थी उसमें हमने आपको बताया था कि शऊर, लाशऊर और तहत शऊर का तस्करा भी फ्राइड ने ही बहुत वाज़ेह अंदाज में किया और उसको ही दिमाग के 3 जो है हिस्से बताए, जिसकी वजह से साइकोलॉजी अब काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होती गई। वरना आज से 400-500 साल पहले तो साइकोलॉजी एक ऐसा अजीबोगरीब मज़मून था जो सिर्फ पागलों के लिए ही था। अब अगर हम इसके असबाब और वजूहात के ऊपर आएँ जो हमें नॉर्मली जो है पेपर्स में लिखनी पड़ती हैं, तो उसकी जो असबाब हैं उसके अंदर जेनेटिक असबाब भी हो सकते हैं, ज़बरदस्त ज़हनी दबाव, फ़िक्र, गम, टेंशन। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि फ्रस्ट्रेशन का शिकार लोग भी इसका जो शिकार हो सकते हैं। जज्बाती ही जानी हालत से हिस्टीरिया हो सकता है, बलूगत में जज्बात का जो तूफ़ान है, और उसके साथ अगर जिस्मानी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो तो ये मामलात हो सकते हैं। और उसमें भी अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो तो उसके हिस्टेरिक होने के बहुत ज़्यादा इम्कानात होते हैं। जिनसी लिटरेचर और जिनसी फिल्में देखने से, शदीद गुस्से वाले अफराद, शदीद ज़हनी दबाव, आयाम हैज़ की ख़राबी, ये तमाम जो है इसकी बुनियादी वजूहत हो सकती हैं। अब इसकी जो सिम्टम्स हैं अगर हम उनको देखें तो ये नौजवान लड़कियां जो 12 से 18-19 साल की, कई दफ़ा 14 से 18 साल तक की लड़कियां इसका बहुत ज़्यादा शिकार होती हैं। हिस्टीरिया की बीमारी का शिकार उम्र नौजवान लड़कियां ही होती हैं। हिस्टीरिया के मरीज़ को नफ्सियाती फ़ायदा होता है। मसलन एक पेशेंट है, वो हिस्टीरिया की वजह से आर्जी तौर पर उसकी बीनाई चली गई, तो इसका उसको फ़ायदा हुआ। मिसाल के तौर पर लेट्स से कोई XYZ जो है एक पेशेंट है, उसको हिस्टीरिया का दौरा पड़ा। अब वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार थी और उसकी वजह से हिस्टीरिया हो गया। उसकी जो फाइंडिंग्स में जो उसकी मेन वजह आई वो उसके इम्तहानात का प्रेशर था। तो अब वो जो आर्जी तौर पर बिनाई गई तो पेपरों का टाइम गुजर गया। अब इससे उसको आर्जी तौर पर फ़ायदा हुआ, जिससे वो पेपर में बैठने के बाद फ़ेल होने की शर्मिंदगी से बच गई। इसके अलावा हिस्टीरिया का पेशेंट है वो अपने आसपास के अतराफ़ में जो कुछ हो रहा होता है उसको देख रहा होता है, महसूस कर रहा होता है। अब उससे वो
देखता कि इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, तो उसके बाद फिर वो जिन जिन चीज़ों से उसको फ़ायदा हुआ था उन चीज़ों को मज़ीद इख्तियार करती जाती है। इवन के कई दफ़ा तो प्रोमिनेंटली जो है पेशेंट वो वाज़े तौर पर नाम लेता है कि जी मैं फ़लाँ जिन का मैं शिकार हूँ, या फ़लाँ जिन ने मुझ पर कब्ज़ा कर लिया। हिस्टेरिया के अलावा जितनी चाहे ख़राब हों वो इत्मीनान से बर्दाश्त करता है। इसके चेहरे मेरे से बेचैनी, बेखौफी, नाउमीदी वगैरह कुछ भी ज़ाहिर नहीं होता। यानी ये वो मरीज़ होता है जो नफ्सियाती, समाजी और मुआशी नामसायद हालात में अपने ऊपर गैर इख्तियारी तौर पर कोई भी जहनी या जिस्मानी अलामत तारी कर लेते हैं। क्योंकि अलामतें बेशुमार होती हैं और जिस्म के हर निज़ाम से मुतालिक होती हैं, इसलिए इस मर्ज़ में तरह तरह की बीमारियों की अलामतें भी ज़ाहिर होती हैं। अब अगर हम इसकी मुख्तलिफ़ अलामात की तरफ आएँ तो इसका एक जो है वो कन्वर्जन हिस्टेरिया, जिसके हमने अभी बताया, इनके तबाई हिस्टेरिया, जो बेसिकली हिस्टेरिया होता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा उल्टी होती है, कमज़ोरी होती है, और ये यानी हिस्टेरिया की अलामात होती हैं। और इसको जो साइकोथेरापिस्ट ही अपनी माहिराना गुफ्तगू से या बहुत समझदार किस्म के वालिदैन या कोई बुज़ुर्ग बहुत अच्छे तरीके से इसको हैंडल करें तो फिर ये पेशेंट इस कंडीशन से बाहर आ सकता है। इसके अलावा एनेस्थेसिक जो हिस्टेरिया है, जिस्म के किसी अज़व की कम या तेज़ हो जाना, इसमें अचानक पेशेंट फ़ील करता है कि उसका हाथ या पैर सुन्न हो गया, बिल्कुल बेजान हो गया, वो काम नहीं कर रहा। बेसिकली मैंने आपको बताया इसकी भी वजह अटेंशन डाइवर्ट करवाना, ये अपनी तरफ अटेंशन को लेना, सीकिंग ऑफ अटेंशन, इसकी एक बुनियादी वजह हो सकता है। इसके अलावा नसियान का हिस्टेरिया या एनिएस्टिक हिस्टेरिया, इसमें अचानक याददाश्त का गुम हो जाना होता है। इसमें पेशेंट को ये भी डर होता है कि मेरे से पूछा जाएगा, मेरे से बात पुश्त होगी, अगर मैं याददाश्त ही गुम करने का बहाना कर लूँ तो कोई मसला नहीं होगा। इसके अलावा हिस्टेरिक पर्सनैलिटी, जब हिस्टेरिया के बारे में कुछ मालूमात हासिल की है तो हिस्टेरियाई शख्सियत जिस नफ्सियात की ज़बान में इख्तनाकी शख्सियत के लोग हैं। अब ये लोग होते कौन हैं? जो छोटी छोटी बातों को राई का पहाड़ बना लेते हैं। यानी कि बहुत मामूली सी बात होगी, उसको इतना ज़्यादा बढ़ा लेंगे, इतना ज़्यादा बढ़ा लेंगे कि वो ऐसा महसूस होगा भाई इससे ज़्यादा कोई और बात हो ही नहीं सकती। अब ये तो हो गई इसकी इकसाम। अब इसकी प्रैक्टिकल इसकी सिम्टम्स देख लेते हैं। अब इसकी जो पेशेंट है वो महसूस करती है कि पेट में से एक गोला निकला है और उसके खलक में जाकर फंस गया, जिसके बाद वो फील करती है कि मुझे सांस भी नहीं आ रहा, या और बहुत सारे इश्यूज़ पैदा हो गए। दम घुटता है, सांस उससे कम महसूस होनी शुरू होती है, पेट में अफारा हो जाता है, डकार आते हैं, ये डकार काफ़ी लाउड होते हैं। अगर वो असावी तौर पर बहुत कमज़ोर हो तो ये अटैक हो जाता है। अदरवाइज़ आपने देखा होगा बहुत सारी लेडीज़ के अंदर बहुत ही ऊँची आवाज़ से डकार लेने की आदत होती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, पेशाब ज़्यादा हो जाता है, मरीज़ा अचानक चीख पड़ती है, हाथ पाँव में तशन्नुजी हालत पैदा हो जाती है, मरीज़ा के हाथ पाँव सर्द हो जाते हैं लेकिन जल्द ही गर्म हो जाते हैं। इसके दौरे का दौरानिया चंद मिनटों से कई घंटे तक हो सकता है। यानी कि इसका जो ड्यूरेशन होता है पेशेंट अपने यानी समझ लें सहूलत के एतबार से इसको लंबा या छोटा कर सकता है। यानी अगर उसको लगता है मेरा 2-3 मिनट में मेरा मतलूबा रिज़ल्ट मुझे मिल गए तो वो दौरे की हालत से बाहर आ जाएगी, और अगर उसे लगा कि मेरे मतलूबा नतीजे मुझे नहीं मिले तो अपने दौरे को बहुत ज़्यादा लंबा भी कर सकते हैं। अब इसकी ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए हमें बहुत सारी अलामात को लेना पड़ेगा। जो लेडीज़ हैं उनकी डेट के मामला को कवर करना पड़ेगा। उसके लिए डेट के मामला ख़राब हैं तो अशोका का इस्तेमाल हो सकता है, पल्साटीला का इस्तेमाल हो सकता है, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन हैं। इसके अलावा अगर खून की कमी की वजह से, डेट की ख़राबी की वजह से ये सब इश्यूज़ डेवलप हुए, यानी बैक के ऊपर ये है, तो उसमें एवनस्टैबा और चाइना सिम्टम्स की बेस के ऊपर इस्तेमाल करवाई जा सकती हैं। अल्फ़ा एक बहुत ही उम्दा दवाई हो सकती है जिसमें खून की कमी पैदा हो सकती है, जो खून की जो कमी की अलामात को दूर किया जा सकता है। असाबी कमज़ोरी की अगर अलामात मौजूद हों तो कालीफॉस एक बहुत ही शानदार दवाई हो सकती है। अगर हर्बल मेडिसिन के हवाले से इसमें देखें तो खमीरा गाउज़बा सादा इसमें बहुत ही शानदार दवाई है। खमीरा जो है गाउज़बा सादा, ऊद, सलीब और जवाहरात वाला, ये बहुत ही उम्दा इसमें एक दवाई है। और बहुत ही कदीम ज़माने से इसमें एक जो दवाई इस्तेमाल होती है ये वह ऊद सलीब। ऊद सलीब का इसका सफ़ूफ़ खाली भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है, इसको दारचीनी के साथ मिलाकर भी इस्तेमाल कराया जा सकता है। अगर आप दारचीनी और ऊद सलीब को इकट्ठा बारीक पीस लें और 1 ग्राम की मिकदार में पेशेंट को सुबह शाम देना शुरू कर दें तो उसको गैर मामूली फ़र्क पड़ता है। एलोपैथी के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा मेडिसिन हैं लेकिन वो सब की सब एडिक्शन की तरफ ले जाती हैं पेशेंट को, और कई दफ़ा ऐसा होता है कि उन मेडिसिन के बगैर पेशेंट चल ही नहीं सकता, सर्वाइव ही नहीं कर सकता। तो हमें तो गैर उससे गरज भी नहीं है। खुराक के अंदर इसमें यकीनी तौर पर उसको ऐसी मुतवाज़न ग़िज़ा दी जाए जिससे उसकी जिस्म और जान में दोनों में बेहतरी पैदा हो। अस्सलाम वालेकुम जी।